स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट, जो कि आप सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग आज टॉपिक कवर करने चल रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, मींस कार्य, शक्ति और ऊर्जा। स्टूडेंट, ये जो क्लास है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेशन है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले कई सालों से आ चुके हैं, ठीक है। और अब ये सीबीटी एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके भारत स्किल वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर आपकी डिमांड रही तो सेकंड क्लास हम लोग फिर से लेंगे, जिसमें भारत स्किल वेबसाइट के क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना चाहते हो और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो इससे पहले एक इसकी थ्योरी क्लास है, ठीक है, उसको कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट्स पहले से कर रखा है थ्योरी क्लास तो बहुत अच्छी बात है। पहले से और कहीं उसने देखा है या पढ़ा है, अपने टीचर से समझा है, तो फिर उनको अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ जानकारी और चाहिए तो वर्क पावर और एनर्जी की एक थ्योरी क्लास है, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जाइए और क्लिक करिए यहाँ पे और यहीं पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और आपको तुरंत वो वीडियो पता चलेगी कि उसमें मैंने क्या पढ़ाया है। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी से संबंधित कुछ भी डिटेल जाननी है, ठीक है, की डेफिनेशन या यूनिट या फिर उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला जो कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां मैंने आपको बता रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको स्किप मत करना, भगाना मत वीडियो, सारी क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको छोड़ के आओगे तो फिर आप जो हार्ड क्वेश्चन उसको कैसे करोगे, ठीक है। हालांकि हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं आता, सच बात तो ये है। लेकिन वर्क पावर एनर्जी जो कि आप 10th में भी पढ़ते हो, है ना, 10th में 9th क्लास में भी पढ़ते हो, तो ये आपके लिए इजी है, उतना हार्ड नहीं होगा, नया नहीं होगा, तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूं। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये वीडियोस जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लगातार सेशंस में रोज कराता जा रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टूडेंट्स ये चीज़ें एकदम श्योर शॉर्टकट तरीके से पढ़ते जाइए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ना तो वीडियो को भगाया करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस देखा करिए। हो सकता है बीच में एक दो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन अगर दिमाग में सेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप जरूर वर्क पावर एनर्जी के जो पिछली क्लास है उसको आप जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इसके जस्ट पीछे वाली क्लास आप देखिए वहां पे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन, जिसमें हम लोग करने चल रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि देखो, अच्छा पहली चीज ये समझ लो कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हिंदी में मैंने आपके लिए लिया है। आप सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में ले रहे हैं, और भारत स्किल वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपके सीबीटी एग्जाम में जो अभी होने वाला है एग्जाम, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनके लिए अभी मैं मतलब ओरल आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। तो उससे लिए परेशान मत होइए, जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो भी और जो हिंदी में समझना चाहते हैं वो भी, ठीक है। चलो आओ तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, इनका कहना है कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे आप समझो, अब जैसे इंग्लिश में जिन बच्चों को समझना था वो ऐसे है, इनका कहना है कि वेन एवर ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब मान लीजिए एक ये बॉडी है, अगर इस पे बल लगाते हैं हम लोग तो ये क्या होती है, खिसक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। तो जब ये मूव कर जाती है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हुआ कि इस बॉडी पर क्या हुआ, कार्य हुआ, ठीक है। जब भी किसी बल से हम लोग किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करा देते हैं, उसको शिफ्ट करा देते हैं, तो फिर
इस तरीके से उसको कहा जाता है कि हमने बॉडी पर क्या किया, कार्य किया, मतलब वर्क किया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमने बॉडी पे क्या किया, वर्क किया। ठीक, याद रखोगे इस चीज को, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, कार्य किया। मतलब आपके लिए अच्छा, अभी अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको एग्जैक्ट ये समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां बताया था आपको कि कार्य का मतलब क्या होता है। कार्य का मतलब होता है जब भी किसी एक बॉडी को हम लोग कोई बल लगाकर, या पिंड जैसे इसमें लिखा हुआ है, पिंड मीन्स वही बॉडी हो गई। ठीक है, जब भी किसी भी एक बॉडी को हम लोग फोर्स लगाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस्ड करते हैं, मतलब खिसकाते हैं या उसको उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो बॉडी पर आपने क्या किया, आपने बॉडी पर वर्क किया। ठीक है, आपने क्या किया, कार्य किया। ठीक, समझ पा रहे हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका, देखो ए आंसर में लिखा है कुछ नहीं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बी आंसर इज द करेक्ट वन, जहां पे आपके लिए लिखा हुआ है कार्य। कार्य का मतलब क्या हुआ, वर्क। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी ना घबराएं, और हिंदी में तो ये चल ही रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनको भी समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, वेन एवर ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए फोर्स देन इट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, चलो आओ सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट्स, कार्य मतलब कार्य डैश 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 पर निर्भर करता है। कार्य डैश 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 पर निर्भर मतलब कार्य किस बात पर निर्भर करता है। तो पहला आंसर है आपका जो लगाए गए बल की राशि। राशि मतलब बल की राशि, क्या, बल तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी है। लगाए गए बल मतलब अप्लाइड फोर्स की जो स्केलर है या वेक्टर है, इस बात पर डिपेंड करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये वर्क होता है, चलो पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो कार्य है जिसको आप बोल रहे हो वर्क, ठीक है, दिस इज एन स्केलर, ए स्केलर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मींस ये क्या है, अदिश राशि है स्टूडेंट्स, ये अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बल की, तो स्टूडेंट्स बल क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हो, सदिश राशि। क्या बोलते हो, सदिश राशि। ठीक है ना, सदिश राशि होती है। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट इसमें वर्ड आता है, ठीक है, कार्य के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट जो आता है स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स, वो भी एक सदिश राशि हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हो, सदिश राशि हो गई। ठीक, वो भी एक क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्य है, मतलब अच्छा सुनो, अब कार्य बराबर होता क्या है, कार्य क्या होता है, इन दोनों का गुणा ही तो होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या बोलोगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना, मतलब बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जिस तरीके से ये होता है। अच्छा चलो यूनिट भी जरा डिस्कशन करते हैं, साथ साथ बताते चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको और क्वेश्चंस में करवाऊंगा इसी के साथ साथ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कार्य है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, तो जूल होती है, अर्ग भी होती है। ठीक है, अर्ग होती है, ठीक, जूल होती है, अर्ग होती है। इंग्लिश में अगर समझना चाहो तो जूल, ठीक है, अर्ग, इस तरीके से होती है। इसमें रिलेशन भी होता है, वो भी पूछा जाता है। बल, बल की यूनिट क्या होती है बताओ स्टूडेंट्स, न्यूटन होती है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है मीटर या फिर किलोमीटर। ठीक है, या और भी हो सकती है, जो भी है, लेकिन ये लेंथ की यूनिट है एक तरीके की। ठीक है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जाननी थी, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, चलो उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। ए बोला गया है लगाए गए बल की राशि, तो आप समझ गए राशि पे डिपेंड नहीं करता कार्य। ठीक है, वैसे भी फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो बदलती थोड़ी नहीं है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो पिंड पिंड द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल हाँ ठीक है। हालांकि दूरी नहीं बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं, नहीं नहीं, नहीं। राशि, भाई राशि तो वेक्टर हो गई, चलो कोई नहीं। तो ना तो ए और ना ही बी, नहीं बी मान सकते हो आप। ठीक है, कि कितनी दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की गई जो है बॉडी से, मतलब आप समझो कि एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड होती है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिपेंड करता है इस बात पे। ठीक है, अच्छा अगर इस बात पे डिपेंड करता है तो फिर फोर्स की,
अच्छा, यहाँ पे अगर ये लिखा है, देखो स्टूडेंट्स, लगाए गए बल की राशि, राशि नहीं बल्कि अगर यहाँ दिशा लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, सी वाला। क्यों? क्योंकि लगाए गए बल की दिशा पे भी निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी पे भी डिपेंड करता है। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, तो इसकी किस दिशा में लग रहा है बल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दिशा वाले कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे समझो, मैंने कहा फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो तो क्या ये बॉडी ऐसे जाएगी? नहीं। फोर्स अगर आप ऊपर लगा रहे हो तो क्या बॉडी इधर जाएगी? क्या नहीं, ऊपर ही तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो स्टूडेंट्स तो क्या बॉडी इधर जाएगी? बिल्कुल इधर जाएगी। तो देखो दोनों कंडीशन में अंतर है, इसीलिए बल की दिशा पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है लगाए गए बल की राशि, तो राशि नहीं, राशि तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लगाए गए बल की दिशा, और दूसरे ऑप्शन पे लिखा है पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो इन दोनों के, दोनों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसमें राशि ना लिखा होता तो आप करेक्शन कर लीजिए, अगर आपको सी आंसर सही करना है तो आप करेक्शन करिए, राशि के प्लेस पे दिशा लिखिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको बस तुक्केबाजी करवाते हुए बस मारो टिक्का और चले जाओ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, वैसी चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहती हैं। मुझे पता है कि आपको एग्जाम में क्या चाहिए। आप कम पढ़ के जाओ, ठीक है, कम क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट कर लगाओ, जिससे आपको वहां गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। पता चला आपने कर भी दिया और आप गलत किए हो, ठीक है, आप पहले तो बहुत खुश हो, बाद में फिर आप समझ रहे हो, बाद में फिर आप क्या हो जाओगे, आप खुद जान रहे हो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही इंपॉर्टेंट बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो बताते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम में आपको बताया गया है कि जितनी भी अपने यूनिवर्स में, जितनी भी मतलब जितना भी एनर्जी यहाँ पे है अपने दुनिया में, ठीक है, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पृथ्वी पे ही नहीं, पूरा यूनिवर्स, तारे, चंद्रमा और ये सारी चीजें सब कुछ मिला के पूरा, ठीक है, जितनी भी एनर्जी है वो सब क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है मतलब नियत है। नियत का मतलब क्या है? बदलती नहीं है, ठीक है, नहीं बदलती, नहीं, मतलब इसका जो मान है वो नहीं बदलता, ऊर्जा का जो मान है स्टूडेंट्स वो नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो फिर बदलता क्या है? इसके रूप, इसके क्या बदलते हैं? इसका नेचर मतलब टाइप, ठीक है, इसका जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, टाइप का क्या मीनिंग है? जैसे आपने सुना है, आपने कई तरीके की एनर्जी जानते हो, आप किस तरीके की, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मतलब केमिकल एनर्जी, हर तरीके की आप एनर्जी जानते हो। तो ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सब मिला के नहीं बदलती, कहने का मतलब वो कांस्टेंट ही होती है, वो बदलती नहीं है। अच्छा, तो फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? बोला गया है कि यहाँ पे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो टोटल क्या है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो ये बनाई जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम लोगों को क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना तो बनाई जा सकती है ना ही इसको मिटाया जा सकता है। इट इज कांस्टेंट, ठीक है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। वैसे भी आप इसको 10th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इतना जो मैंने बताया है दैट इज इनफ, ठीक है, ये आपके लिए पर्याप्त है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टूडेंट ऊर्जा एक ऐसी राशि है, ऊर्जा एक ऐसी भौतिक राशि है, एनर्जी इज फिजिकल क्वांटिटी, जो कि उसकी वैल्यू ओवरऑल जो भी यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम से ही हम लोग को पता चलता है कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है स्टूडेंट्स, केवल और केवल ये कांस्टेंट रहती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बस इतना ही हो सकता है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपने पंखा चला दिया तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, रोटेशन में कन्वर्ट हो रही है। तो रोटेशन होने पे भी एक तरीके की एनर्जी जा रही है उसमें, तो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाती है बट नॉट डिस्ट्रॉयड, खत्म नहीं होती है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉयड नहीं बोला जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में ये चली गई है ऊर्जा, खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट थर्ड वाले का? कार्य शक्ति ऊर्जा, सी आंसर इज द
करेक्ट वन। ठीक है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है जरूर, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कई सारी चीजें क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है स्टूडेंट्स, ये यही मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही आपकी हैबिट बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है सारी चीजें, जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसा नहीं कि आप बस एग्जाम के लिए पढ़ो और खत्म हो जाए। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप बता पाओ कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है फॉर्मूला का उपयोग कर हम ऊर्जा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करके ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, फॉर्मूले का उपयोग कर हम, बस फॉर्मूले तो वैसे सभी के हो सकते हैं, लेकिन आसानी से जैसे आप देखो इसमें 4 तरीके की ऊर्जा दी हुई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है, तो देखा जाए तो ये तो सभी हो सकते हैं, फॉर्मूले का उपयोग कर हम ऊर्जा का मान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे होंगे तो इसमें सभी। ठीक है, काइनेटिक के लिए भी फॉर्मूले का उपयोग करके कर सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आया है, हालांकि अगर आप सबसे सिंपल भाषा में समझो तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो तीसरा वाला है लिखा हुआ है उसमें mgh लगाओ, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। ठीक है, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, और स्टूडेंट्स एच, ठीक है, हाइट मीन्स ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई। तो ये एम जी एच सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता तो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू होता है I²RT, इसमें भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो सभी के हैं। काइनेटिक एनर्जी आप देखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कई टाइप की होती है, वो डिपेंड करता है। तो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ओवरऑल वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही हो जाएगी, मीन्स हाफ mv² प्लस mgh, ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से तो फॉर्मूला सभी का होगा, लेकिन अगर इसमें बोला जाए कि किसका नहीं आसानी से बना पाओगे, जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, अब चलो देखो यही बात है ना कि ऊर्जा मींस आपके लिए बोला गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो और वो भी कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, समझ रहे हो कितनी यूनिट्स होती हैं, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस, कई प्रकार की यूनिट्स होती हैं। उसमें एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, तो आपको स्टूडेंट समझना है कि दिस इज जूल। ठीक है, ये जूल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, जूल होती है। तो ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। जैसे कार्य की भी जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल होती है आपकी। उसके अलावा न्यूटन पर सेकेंड, ये तो फिलहाल कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर एक तरीके से आपका एमकेएस यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे न्यूटन तो एसआई यूनिट होती है, लेकिन न्यूटन, न्यूटन मीटर अगर आप लिखते हो तो देखो न्यूटन होता है बल, और ये होता है विस्थापन। ठीक है, ये होता है विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणा करते हो तो क्या आता है, कार्य, और कार्य के बराबर ही ऊर्जा की भी यूनिट होती है, बिकॉज ऊर्जा क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ही को ही तो ऊर्जा कहते हैं। तो इन दोनों की यूनिट जूल ही होती है। ठीक है, जूल इसकी भी यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट जूल ही होगी स्टूडेंट्स। लेकिन अभी आपको मैंने बोला ना न्यूटन मीटर, तो आप एमकेएस यूनिट इसको मान सकते हो। ठीक है, सीजीएस यहाँ पे दिया नहीं है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र mgh लगाते हैं। अभी बताया था ना mgh कहाँ लगाते हैं, mgh का प्रयोग करते हैं कौन सी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, तो मैंने बोला था आपको पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए mgh फॉर्मूला लगाते हैं। कहने का मतलब है कि इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज
ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है mgh। ठीक है, जहां पे m क्या है वो सब कुछ मैंने बताया है, पिछला क्वेश्चन आप देखो इसको। ठीक है, तो mgh होती है। तो एक तरीके से आपका आंसर कौन सा हो गया, यांत्रिक। यांत्रिक मींस होता है मैकेनिकल। विद्युत, विद्युत मींस होता है इलेक्ट्रिक। विभव, विभव मींस पोटेंशियल। और गतिज, गतिज मींस काइनेटिक। तो विभव यहाँ पे फिलहाल ये विभव वो वाला विभव नहीं है। ठीक है, ये स्थितिज वाला है। यहाँ पे हिंदी में इन्होंने टाइपिंग करते समय लगता है मिस्टेक हुई है कुछ। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा को ही विभव बोल रहे हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलो आओ सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, यदि एक पंप, ठीक है, यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, प्रति मिनट, एक मिनट में कितने 1000 लीटर पानी उठाता है, तो पंप का हॉर्स पावर कितना होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको फिगर बनाता हूँ। देखो, एक ही मान लो पाइप है। ठीक है, यहाँ पे पंप सेट लगा है। ठीक है, पंप सेट लगा हुआ है और ये क्या करता है कि ये एक मिनट में, एक मिनट में, ठीक है ना, एक मिनट में ये कितना पानी ऊपर उठा देता है, एक मिनट में ये पूरा का पूरा 1000 लीटर पानी बाहर कर देता है। ठीक है, 1000 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई में, 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर ऊंचाई तक ये पानी ऊपर निकाल सकता है। तो पानी ऊपर निकाल सकता है, इसका मतलब आप ये क्या है, इसके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ शक्ति, इसकी कुछ शक्ति होगी। तो पंप सेट की पावर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितनी ताकतफुल है ये कितनी शक्ति है इसकी, इसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, अगर ये इतना ज्यादा, इतना टाइम में इस तरीके से खींच ले रहा है, तो वैसे शक्ति इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब ऊर्जा, ऊर्जा अपॉन समय। ठीक है, या कार्य बटे समय ऐसे लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे फाइनली देखो, टाइम तो इन्होंने दे ही रखा है 1 मिनट, आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है वो आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से यहाँ पे पानी उठा रहा है, तो पानी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जहाँ पे h दिया है, g आपको पता है, द्रव्यमान आपको पता करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझना कि जो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू, इन्होंने कहा है पावर इक्वल्स टू एनर्जी, तो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ mgh। यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब आप ये समझ लो, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो ऊर्जा है, यहाँ पे ऊर्जा कौन सी है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो स्टूडेंट्स एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता चला, यहाँ से लेके यहाँ तक के पानी का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसने खुद से चढ़ाया है ऊपर, तो इसका मतलब जितना इसने मेहनत किया है वही एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस पाइप के ऊपर है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh कहलाएगी। ठीक है, तो अगर mgh कहलाएगी तो जरा बताओ p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपको पता है कि m कैसे निकाला जाता है, तो 1000 लीटर पानी, तो उसका द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान 1000 केजी ही होता है। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे, तो आपको मैं बताता हूं कि जो आपका घनत्व होता है, कहाँ लिखूं, हम्म हम्म, आप जानते हो कि घनत्व क्या होता है, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो 1000 लीटर, 1000 है। ठीक है, और घनत्व पानी का क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स, घनत्व जो होता है पानी का 1 होता है। तो 1 बरा, तो क्या हो जाएगा ये 1 इज इक्वल्स टू द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है आपका 1000। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप द्रव्यमान निकालो तो इसका 1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को ही हम लोग एम बोल रहे हैं, मास। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 गुणे 1 बराबर 1000 केजी। तो समझ रहे हो, इस तरीके से है ये आया हुआ है। तो ध्यान रखना कि ये mgh अपॉन हम लोग टाइम करने वाले हैं। तो mgh की वैल्यू में अब 1000 ये आ गया, g की वैल्यू आप चाहो तो 10 रख दो सुविधा के लिए। g की वैल्यू आप समझते हो, g क्या होता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। या आपने सुविधा के लिए कभी कभी 10 भी लिख देते हो, तो हम लोग 10 लिख रहे हैं। गुणे 45 मीटर दिया हुआ है, हाइट कितनी ऊंचाई तक इसको उठाते हैं, कितनी ऊंचाई तक उठाते हैं, 45 मीटर तक उठाते हैं, तो ये हो गया अपॉन टाइम। और टाइम कितना है, 1 मिनट, लेकिन टाइम हमें यहाँ लिखना किसमें, सेकंड में लिखना है। क्यों, क्योंकि हम जब,
ध्यान देना, यही गलती आप लोग करते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 लिखोगे और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आपको लिखना है इसको सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अच्छा, किसी के मन में डाउट आ रही है कि सेकंड में सर क्यों? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जितनी भी चीजें क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जितनी भी भौतिक राशियां लिखी हुई हैं, वो सब और सब एमकेएस यूनिट में है। तो एमकेएस यूनिट में जो टाइम का जो मात्रक होता है, जो समय का मात्रक होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड होता है, ना कि मिनट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर 15 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर इसको हम लोग करें तो ये हो जाएगा ओवरऑल 250। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10 मीन्स 30, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7500। ठीक है, 7500। अच्छा, ये आ किस में रहा है? हॉर्स पावर में इन्होंने पूछा है, लेकिन हम लोगों को ये किस में आया है स्टूडेंट्स? ये आया है वॉट में। ठीक है, ये आया है आपका वॉट में। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये वॉट में आया है। अब आपसे पूछा गया है हॉर्स पावर में, तो 746 वॉट होते हैं। 746 वॉट होते हैं। कहाँ बताऊं? चलो एक एक स्लाइड और ले लेते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं आपके लिए। हॉर्स पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल्स टू, अभी तक हमने क्या निकाला? 7500 वॉट। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं इसको, इसमें एचपी में कन्वर्ट करो। हालांकि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लोगे कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के निकाल ले जाओगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है कि 1 HP इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 HP इज इक्वल्स टू होता है 735 वॉट। ठीक है, ये मेट्रिक में हो गया। ठीक है, याद रखना मेट्रिक में है ये, मेट्रिक में। और 746 वॉट भी होता है, जो कि एक ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, ब्रिटिश यूनिट है। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज करो। हालांकि मान लो आप 746 यूज करते हो, ठीक है, पंप के लिए आप मेट्रिक हालांकि यूज करते हो। तो मेट्रिक के लिए चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा। जब आपको पता है यहाँ पे 1 HP इज इक्वल टू 735.5 वॉट मेट्रिक में, तो फिर 7500 वॉट में कितने एचपी? तो 7500 वॉट की अगर बात किया जाए कितने एचपी, जैसे वन वन एचपी, एक मिनट रुको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, आपको पता है अभी मैंने बताया 1 HP इक्वल टू का 735.5 वॉट। ठीक है, तो अगर 735 वॉट बराबर 1 HP, ठीक है, या इसको उल्टा लिखो तो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊंगा। 1 HP होता है, तो फिर आपको बताना है 7500, ठीक है, वॉट में कितने होंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये 7500 डिवाइडेड बाई 735, ठीक है, 0.5। तो जरा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नियरली कितने के आसपास आ जाएगा? इसको जरा सॉल्व करो स्टूडेंट्स। लगभग ये 10 के आसपास आएगा क्या? ठीक है, तो देख लेना, इसको सॉल्व करना और उसके बाद फिर आंसर पे टिक करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बता दिया है मैंने, ये लास्ट है आपका, बस केवल इसके बाद आपको आंसर लिखना है। इसका डिवीजन करो। मेरे पास इस समय कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं फटाक से आपके लिए कर देता ये। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इससे डरना मत कि ये क्वेश्चन स्किप कर देना, इसका आंसर जरूर निकालना। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना मेरे लिए। चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 7, हाँ 7 था, तो ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऊर्जा के संरक्षण नियम, नियम कौन सा है? कह रहे हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम कौन सा है। तो अभी तो बताया मैंने ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है। मतलब ये, जैसे इसको चारों ऑप्शन पढ़ो। एक कार्य की पूर्ण ऊर्जा दुगनी हो जाती नहीं, एक कार्य की पूर्ण ऊर्जा शून्य हो जाए, एक कार्य की पूर्ण ऊर्जा उतनी ही रहे, एक कार्य की पूर्ण ऊर्जा बढ़ या घट जाए। उतनी ही रहे, क्या बोला था मैंने? कांस्टेंट होती है। जो भी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? चाहे आप देखो, आप कार्य करोगे, अगर आप कार्य करते हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी बॉडी पे या आप कुछ भी कार्य करते हो तो आपने क्या किया? आपने एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसी एक फॉर्म की एनर्जी को आपने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए। यह है आपके घर में पंखा जो छत पे टंगा हुआ है। जब आपने की यहाँ पे दबाया, बटन आपने दबाया, ये हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपने अपने दीवार पे जो कीज लगी हैं वो आपने दबाया, तो पंखा रोटेट होने लगा।
और यहाँ से गया क्या, यहाँ से लाइट गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, और यहाँ पे क्या आई, यांत्रिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे चल हो गई। तो ये क्या हो रहा है, जो लाइट है ना, जो जो ये फैन है वो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर ऐसा होता है तो कार्य होता है, ध्यान से समझ लो इस बात को। लेकिन कहीं ये नहीं बोला जाता कि एनर्जी गायब हो गई, गायब वायब नहीं होती है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ही रहती है। बस क्या होता है, एक रूप से किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, बस और कुछ हुआ नहीं है। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो सी आंसर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एक कार्य की पूर्ण ऊर्जा उतनी ही रहती है, ठीक है, किसी भी काम में जो ओवरऑल एनर्जी है वो उतनी ही रहती है। कार्य तो केवल इसलिए हुआ है कि उस एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए है 10 किलोग्राम मतलब 10 किलोग्राम मात्रा का जल 12 मीटर ऊंचाई का भंडारण किया गया, जल के भंडारण में कार्य याद करो। अभी फिर से वही बात कि अगर 10 किलोग्राम मात्रा का जल, 10 किलोग्राम, ध्यान से सुनना, 10 kg वाटर, ठीक है, जो जल है उसका भंडारण कहीं किया जा रहा है, और लेकिन भंडारण किया जा रहा है, इस जल को उठा के कितनी ऊंचाई तक, 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ कार्य होगा, तो कार्य जो होगा वो एक तरीके से आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि कार्य क्या कर रहा है, किसी एक फॉर्म की ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो कार्य की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में वही पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि अब पानी के पास उपस्थित है। तो पानी के पास जो उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला mgh लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो m की जो m जो है वो तो 10 kg है ही है, दिया है, ठीक है। जी को आप चाहो तो 9.8 मान लो, चाहो तो 10 मान लो, चलो मैं 10 मान ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई एच, आप दोनों मान सकते हो, 9.8 भी कभी कभी आंसर आता है, 9.8 से कभी कभी 10 से भी आता है, ठीक है। और एच की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 12, तो देखा जाए तो ये 1200 हो गया। तो क्या 1200 ऑप्शन इसमें है कहीं, तो बिल्कुल 1200 न्यूटन, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर भी क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, या कार्य की इकाई होती है, ठीक है। न्यूटन मीटर होती है ना, याद करो, न्यूटन मीटर होती है कार्य की इकाई, और न्यूटन मीटर को ही जूल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, यही होता है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल, याद रखना। तो 1200 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो क्या किया मैंने, ये पुराने क्वेश्चन जैसे ही है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको, पानी अगर 12 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाया जाता है तो 12 मीटर तक ऊंचाई चढ़ाया जाता है, कितना, 10 kg पानी चढ़ाता है ये, तो mgh आपको लगाना है और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। और वही पोटेंशियल एनर्जी कार्य के रूप में, मतलब वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कार्य जो हुआ है उस पे, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके वहां पे पानी में अंदर आ गई, पानी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए ये आपका आंसर नंबर कौन सा था, आंसर नंबर बी आपके लिए सही हो जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे दो क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, ठीक है, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। मैं और इसका एक पार्ट और लूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट को भी आप इतने ही इंटरेस्ट से देखिएगा जितना इसको देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिए, मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स मैं केवल आपको टिक मार के करवाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। आप अगर 10 क्वेश्चन भी एक तरीके से करते हो ढंग से, तो कई सारे, यहाँ आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन ही मैंने करवाने की मतलब, चलो 10 क्वेश्चन डाल ही देते, नहीं बोलोगे 9 ही तो क्वेश्चन करवाए, चलो 10 क्वेश्चन मान लो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन 10 के बदले में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो आपके थ्योरी क्लास के भी कवर हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर हो जा रहा है, हर एक ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपने तो 10 ही क्वेश्चन करवाए है ना, आधे घंटे आपने ले लिए, आपने आधे घंटे ले लिए और 10 क्वेश्चन करवाए, कितना गंदा पढ़ाते हैं आप, है ना सर। चलो तो ये बात हुई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वॉट, ठीक है ना, वॉट में क्या संबंध है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वॉट में क्या संबंध है, ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वॉट में क्या संबंध है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि ये ऊर्जा नहीं है स्टूडेंट्स, ये है, ये ऊर्जा नहीं है, ये इकाइयां हैं शक्ति की, ठीक है। तो गलत छपा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग कर ले जाएंगे। चलो आओ, तो आपको मैं बता दूं कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग 1 वॉट कहते हैं, याद रखना इस चीज को। दरअसल ये क्या है,
ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आया है। देखो कैसे आया है मैं बताता हूँ। पावर इज इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, ठीक है, ये जानते हो आप। कार्य की यूनिट क्या होती है? तो कार्य को अगर आप लिखना चाहो तो एक तरीके से और इसको लिख सकते हो, बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना, बल इंटू विस्थापन अपॉन टाइम। तो जरा बल देखो कितना, बल की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, ठीक है, ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई साथ है। और ये है टाइम, टाइम मीन सेकंड, तो कितना हुआ न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो देखो ना ये किसकी यूनिट है, ये पावर की ही यूनिट है। और इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बाद में वॉट बोल देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 न्यूटन पर मीटर है वो 1 वॉट की ही तो बराबर है। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये ऊर्जा नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ऊर्जा नहीं है, याद रखना, ये ऊर्जा नहीं है, ये इसको शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति की इकाई है, ये गिवन है सब आपको। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मोटर 4 HP, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। रुको टाइम जरा देखें कितना हुआ है, 35 मिनट हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नेक्स्ट क्लास में ही मैं बताता हूँ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से अभी एक क्लास और लूंगा तो आपको और अच्छे से मजा आएगी, समझ में आएगा। एक क्लास जरूर अटेंड करना इसके पूरे ढंग से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, एक क्लास जरूर अटेंड करना स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। चलिए।